हाँ भाई, तो लास्ट टाइम पे हमने आपको परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर के बारे में बात की थी, है ना। और एक फॉर्मूला भी निकाला था अपन ने। तो एक बार थोड़ा सा उसे रिवाइज कर लें पहले, फिर आगे बढ़ते हैं ना। चीज़ें रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है भाई। भैया अब ये समझ लो कि समय हो रहा है, रात में हो रहा है तुम्हें 11:15 बजे तुम लोगों की वीडियो शूट करनी पड़ रही। अभी तो आए 10 बजे झांसी से, फिर यहाँ हॉस्टल तक पहुँचे 10:30 11 हो गए। अब जाके वीडियो शूट करने हैं और सुबह 9 बजे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। समझ रहे हो? तुम लोगों को नहीं है लेकिन कुछ, वे अपनी एनसीसी नहीं छोड़ पाते एक दिन के लिए। हद हो गई यार। देखो लास्ट टाइम पे याद है अपना E2 - E1 का एक फॉर्मूला निकला था। फॉर्मूला क्या था हमारा? E2 - E1 बराबर, देखो, mz² e⁴ और बटे में था 8ε02 h², 8ε02 और h²। अंदर था 1/n1² माइनस में 1/n2²। ये चीज़ अपनी निकली थी। स्टार्टिंग में तो अपन इस चीज़ को ध्यान करो क्या लिखते थे, 13.6 eV लिखते थे। इसको याद कर लो, mz² e⁴ बटे में 8ε02 और h²। इसकी वैल्यू हमारी कितनी बनती? 13.6 eV। ऊर्जा निकालते समय बताया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। क्यों? E2 - E1 का मतलब तो पता ही है आपको, उच्च ऊर्जा अवस्था माइनस में निम्न ऊर्जा अवस्था, दोनों का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, उतनी ही हमें प्रकाश ऊर्जा फेंकनी है बाहर, यानी कि लाइट एनर्जी। और हर लाइट एनर्जी की अपनी क्या होती है? एक वेवलेंथ। उसी वेवलेंथ की खोज में निकले हम कि उसकी तरंग दैर्घ्य है कितनी। तो कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों में h से कर देंगे डिवाइड। तो E2 - E1 बटे में h बराबर mz² e⁴ बटे में 8ε02 h³ 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है। और उसके बाद ये जो पूरी वैल्यू है ना, उसको अपन कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बस z² इसमें से हटा दो, z² को थोड़ा अलग लिख दे रहे हैं अपन लोग। तो m e⁴ बटे में 8ε02 और h³। ठीक है। इसके साथ में हमें c और चाहिए अभी नीचे। तो c बनाने के लिए क्या करेंगे? देखो, जैसे एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा तुम लोगों ने, Sc/λ, वैसे E2 - E1 भी एनर्जी है। अगर जूल में से जूल घटाओगे तो जूल ही आएगा, यानी कि वो भी एक एनर्जी रहेगी। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? hc/λ, और ऑलरेडी एक h बटे में था, है ना। तो m e⁴ बटे में 8ε02 और h³ इंटू में z², 1/n1² माइनस 1/n2²। तो देखो बेटा, s से s तो कट जाएगा, यहाँ इंटू में मान लो 1 और फिर c को काम भेजो नीचे। तो 1/λ बराबर m e⁴ बटे में 8ε02 h³ और c को ले आओ नीचे, z² अलग चलाओ। ठीक है। ये जो पूरी वैल्यू है ना, इसको हम लिखते हैं बेटा r का मतलब है हमारा रेडवर्ग नियतांक। सही है। r को हम क्या कहते हैं? रेडवर्ग नियतांक। इसमें ध्यान रखो, वहाँ पे तो अपन mz² e⁴ बटे में पूरा ये सब मिला के पूरा 13.6 कर देते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे पहले z² को अलग करना है। z² अलग करने के बाद हमें नीचे s से दोनों पक्ष में डिवाइड करना है। फिर e का फॉर्मूला खोलना है, Sc/λ, h से s काट दो, c को नीचे ले आओ। फिर ये जो पूरी वैल्यू बनी ना, उसको हम लिखेंगे कितना? R। R का मतलब क्या है हमारा? रेडवर्ग नियतांक। ठीक है। तो 1/λ बराबर R, z² 1/n1² माइनस 1/n2²। जहाँ पे r हमारा रेडवर्ग नियतांक है, वैल्यू इसकी बताई थी हमने आपको। R की वैल्यू कितनी लिखवाई थी? देखो, 1.09 × 10⁻7। R बराबर क्या था? 1.09 × 10⁻7। यही थी वैल्यू। चलो, जब ये हो गई, ये R की वैल्यू है अपनी। ठीक है। ये फॉर्मूला हमने बनाया था। इसके बाद में बात करी थी अपन ने किसकी? विविक्त ऊर्जा स्तर की। एक नई हेडिंग लिखवाई थी,
विविक्त ऊर्जा स्तर। विविक्त ऊर्जा स्तर क्या होते हैं? लास्ट टाइम पे हमने आपको बताया था कि किसी पदार्थ के द्वारा कोई भी एलिमेंट है, अगर वो एनर्जी का उत्सर्जन कर रहा है, अपने अंदर से एनर्जी निकाल रहा है, ठीक है, तो उत्सर्जन या जो अवशोषण है में जो ऊर्जा की मात्रा होगी, मतलब या तो कोई एनर्जी ऑब्जर्व करेगा या कोई एनर्जी को बाहर फेंकेगा, तो वो हमेशा एच न्यू का गुणज होगी। या तो 1 एच न्यू, या फिर 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू। नहीं समझे? ऐसा नहीं होगा कि 1.5 एच न्यू एनर्जी अपन ने ग्रहण कर ली, समझ रहे ना? बीच में नहीं होंगी वैल्यू, पूरी वैल्यू आएंगी 1 2 3 4 5 इस तरह से, समझ गए ना? इन्हीं लेवल्स को हम कहते हैं विविक्त ऊर्जा स्तर, समझ गए ना? यानी कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम, ठीक है? बीच में नहीं होते, 1 और 2 के बीच में 1.5 आ जाए, 2 और 3 के बीच में 2.5 आ जाए, 3 और 4 के बीच में 3.5 आ जाए, ऐसा नहीं। कोई भी बंदा एनर्जी को ऑब्जर्व करे या एनर्जी को बाहर फेंके, वो इन्हीं के गुणा के रूप में होगा। भले ही वो 15 एच न्यू ले ले, 50 एच न्यू ले ले, लेकिन 5.5, 50, 40 ऐसे नहीं ले पाएगा, समझ गए? जो भी ऊर्जा का लेन देन होगा एच न्यू के पूरे मल्टीपल के फॉर्म में होगा, पूरा गुणा। नहीं समझे? या तो एच न्यू के गुणा में 1 होगा, या एच न्यू के गुणा में 2, या एच न्यू के गुणा में 3, या एच न्यू के गुणा में 4। इस तरह से अपने ऊर्जा स्तर चलेंगे, ठीक है? इसके बाद हमने आपको बताया था एक डायग्राम बना के पूरा एनर्जी लेवल्स, तो वो एक बार फिर से देख लो। तो एनर्जी लेवल में क्या बताया था? ये अपनी जीरो स्टेट है, यानी कि निम्नतम ऊर्जा अवस्था, निम्नतम ऊर्जा और अवस्था, ठीक है? इसके बाद जो पहली वाली हमारी स्टेट रहती, मान लो कि उसकी एनर्जी है 4.86 EV, याद कर लेना। ये दूसरी वाली इसके ऊपर होती है 6.67 EV, ठीक है? इसके बाद और ऊपर कितनी होती है हमारी? 8.8, फिर 10.4। याद कर लेना, डायग्राम थोड़ा बनाया करो ये सब। और सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, 10 बार बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर जूल जाना है तो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा तुम्हें 1.6 × 10⁻⁻19 का, ठीक है? अगर मान लो जीरो लेवल का मतलब समझ रहे, निम्नतम ऊर्जा अवस्था, अभी इलेक्ट्रॉन अपने जिस कक्षा में है उसी कक्षा में चक्कर लगा रहा, समझ गए? उसके बाद बाहर से कोई एनर्जी नहीं है। मान लो बाहर से कोई एनर्जी मिली और वो एनर्जी थी हमारी 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित होकर इधर पहुँच जाएगा। इन सबको अपन कहते हैं उत्तेजित अवस्था। और जो लास्ट वाली होती है उसको अपन बोलते हैं आयनन अवस्था, समझ गए ना? यानी कि आयोनाइजेशन स्टेट, यानी कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, यानी उत्तेजित अवस्था, ठीक है? और इसे बोलते ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी लेवल, निम्नतम ऊर्जा अवस्था, समझ गए? तो ये बीच की जो स्टेट है आयनन की और ग्राउंड स्टेट के बीच में जितनी भी स्टेट रहेंगी ये वाली, वो सब हमारी उत्तेजित अवस्थाएं, एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ से एनर्जी पाकर इधर पहुँचेंगे 4.86। राम तो कह रहा है मान लो अगर अपना 5 भी रहेगा ना तो भी इसी में जाओगे, क्योंकि हमने बताया कि बीच में तो कहीं जा ही नहीं सकते, समझ गए? जब तक तुम्हारा 4.86 है इधर जाओगे, 4.6 से थोड़ी ज़्यादा है और इससे कम, तब भी तुम इसी में रहोगे, समझ गए? हाँ, अगर ठीक 6.67 है तब तुम इधर पहुँचोगे। ऐसे यहाँ पे अगर 6.67 से ज़्यादा है और 8.8 से कम रही, जैसे मान लो हमने कहा 7.9 है, अब वो इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तो बीच में कोई स्टेट नहीं है। 7.9 की भी आई अगर तो तुम इसी में रहोगे, ज़्यादा वाले में तो जा नहीं सकते, 7.9 से कम वाले में ही रहोगे। समझ आ गई बात कि नहीं? और बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं बनाने अपने मन से कि उनने की 7.9 ही भी है तो उनने की फिर भी कहें, तो एनर्जी लेवल यही है। कौन कौन से? 4.86, 6.67, 8.8, 10.4 ही भी, समझ गया? तो इस तरह से बीच में उत्तेजित अवस्था है, लास्ट में आयनन। आयनन का मतलब पता क्या है? इधर जब इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो समझ लो वो बाहर ही है, समझ गया? बाहर से अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी ना, 0.1 भी, तुरंत वो कक्षा छोड़कर बाहर निकल जाएगा, समझ गया ना? कह सकते हो कि आज जो आखिरी उत्तेजित अवस्था है उसे अपन कहते हैं आयनन अवस्था। क्या कह सकते हैं? आयनन अवस्था। किसको? आखिरी उत्तेजित अवस्था को, ठीक है? ये सब अपने हो गए थे। हेडिंग लिखो जरा, हेडिंग लिखना उत्सर्जन संक्रमण। हेडिंग लिखो एक उत्सर्जन संक्रमण, ठीक है? यानी कि एमिशन ट्रांजिशन,
एमिशन ट्रांजिशन, एमिशन ट्रांजिशन यानी कि उत्सर्जन संक्रमण, हेडिंग लिख लो। लिख ली ना भाई। देखो, हम जानते हैं कि परमाणु कुछ निश्चित ऊर्जा अवस्थाओं में, हम जानते हैं कि परमाणु कुछ निश्चित ऊर्जा अवस्था, ऊर्जा मात्रा, ऐसे लिखो। हम जानते हैं कि परमाणु कुछ निश्चित ऊर्जा मात्राएं ही ग्रहण कर सकता है, कुछ निश्चित ऊर्जा मात्राएं ही ग्रहण कर सकता है, कुछ निश्चित ऊर्जा मात्राएं ही ग्रहण कर सकता है, कुछ निश्चित ऊर्जा मात्राएं ही ग्रहण कर सकता है। पॉइंट वाइज लिखना, पहला पॉइंट बना लो इसको, पहला पॉइंट बनाओ। हम जानते हैं कि परमाणु कुछ निश्चित ऊर्जा मात्राएं ही ग्रहण कर सकता है, जो कि भिन्न भिन्न तत्वों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। ये जो एनर्जी लेवल लिखे, ये केवल हाइड्रोजन जैसे आइटम्स के लिए हैं, या मान लो हाइड्रोजन के लिए हैं, समझ गए। ये सारे के सारे एनर्जी लेवल जो हैं वो किसके लिए हैं? हाइड्रोजन के लिए। और अगर कोई तत्व होगा उसके लिए कुछ अलग हो जाएंगे, ये मोस्टली हाइड्रोजन के लिए हैं सब, समझ गए। 4.8, 6, 6.67, 8.8 या 10.4, ठीक है। तो क्या लगा, जो कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के लिए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। एक बार फिर सुन लो, हम जानते हैं कि परमाणु कुछ निश्चित ऊर्जा मात्राएं ही ग्रहण कर सकता है, कुछ निश्चित ऊर्जा मात्राएं ही ग्रहण कर सकता है, जो कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के लिए, जो कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के लिए, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, साधारणतः सभी परमाणु अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था में होते हैं। साधारणतः सभी परमाणु अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था में होते हैं। साधारणतः सभी परमाणु अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था में होते हैं, निम्नतम ऊर्जा अवस्था में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जब उन्हें बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो वे निम्न ऊर्जा स्तर को छोड़कर, निम्न ऊर्जा स्तर को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा स्तर वाली, निम्न ऊर्जा स्तर को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा स्तर वाली उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, ठीक है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, परंतु परमाणु की उत्तेजित अवस्था, परंतु परमाणु की उत्तेजित अवस्था बहुत कम समय के लिए ही होती है, उत्तेजित अवस्था बहुत कम समय के लिए होती है, उत्तेजित अवस्था बहुत कम समय के लिए होती है।
लगभग 10⁻⁸ सेकेंड। 10⁻⁸ सेकेंड। इसके पश्चात परमाणु तुरंत ही अपनी पूर्व कक्षा में वापस लौट आता है। अपनी पूर्व कक्षा में वापस लौट आता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कोई परमाणु अपनी उत्तेजित अवस्था से सीधे भी अपनी निम्नतम अवस्था में लौट सकता है। सीधे भी अपनी निम्नतम अवस्था में लौट सकता है। अथवा वह अन्य नीची ऊर्जा अवस्थाओं में होते हुए भी लौट सकता है। नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। परमाणु जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है तो वह ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है। हो गया। निम्नलिखित चित्र में पारे के परमाणु, मरकरी Hg, निम्नलिखित चित्र में पारे के परमाणु के लिए उत्सर्जन संक्रमण को दिखाया गया है। उत्सर्जन संक्रमण को दिखाया गया है पारे के परमाणु के लिए। बेटा एक छोटी सी गलती हो गई यहाँ पे, ये हाइड्रोजन के लिए नहीं है, ये पारे के लिए है, मरकरी के लिए है। मरकरी की ग्राउंड स्टेट, मरकरी की पहली उत्तेजित अवस्था, दूसरी उत्तेजित अवस्था, तीसरी उत्तेजित अवस्था, और इनके बाद है लास्ट वाली कौन सी, आयनन अवस्था। मरकरी के लिए है ये, हाइड्रोजन के लिए नहीं है। ठीक है, मरकरी के लिए है। यानी कि पारा जो होता है ना अपना थर्मामीटर में डलता है, उसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए नहीं है, ध्यान रखना। पहला उत्तेजित अवस्था के लिए उसको चाहिए 4.86। अगर ग्राउंड स्टेट से पहली उत्तेजित अवस्था में जाना है तो 4.86 EV की एनर्जी चाहिए। अगर दूसरी उत्तेजित अवस्था में जाना है तो 6.6 EV की ऊर्जा चाहिए। इनके बीच में हो नहीं सकता, और इन दोनों के बीच में
तीसरी उत्तेजित अवस्था में आना है तो 8.8 EV चाहिए, समझ गए ना। ऐसे लास्ट में है 10.4 EV। ठीक है, ये तो डायग्राम पुराना है, अभी हमें बनाना है नया डायग्राम। नया डायग्राम बना लो। एरो जो है वो नीचे की तरफ लगाने हैं, ठीक है। जो जैसे जहाँ से जहाँ तक है वैसे ही बनाना है, एकदम सेम, ठीक है। चलो बनाओ भाई। बनाओ बनाओ। बन गया डायग्राम। जिस तिरछे नहीं बनाने तो सीधे हैं, वो हमसे तिरछे हो गए वो। तो तुम लोग भी तिरछे ही पेल दो। हो गया। हाँ भाई सुनो, ये अपनी ग्राउंड स्टेट है, पारे के लिए बात चल रही है, मरकरी के लिए, ऐसी किसी भी तत्व के लिए हो सकते हैं, सबके एनर्जी लेवल अलग अलग होते हैं, ये पारे के लिए हैं। पहले तो अब ये समझो उत्सर्जन कब होता है, जब अपन लोअर स्टेट को पाकर ऊपर पहुंच चुके हों और ऊपर से वापस लौट रहे हों। जब यानी कि हायर स्टेट लेवल से, हायर एनर्जी लेवल से अपन लोअर एनर्जी लेवल में आए, तब अपन एनर्जी का उत्सर्जन करते हैं, एमिशन करते हैं,
लेकिन पहले पहुंचना भी तो है। पहुंचने के लिए हमें ख़ास एनर्जी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी एनर्जी को ग्रहण कर लो और पहुंच जाओ, नहीं। जब तक लोअर स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को कम से कम 4.86 EV नहीं मिलेगा, जब तक वो हायर स्टेट में जा ही नहीं सकता। अगर हायर स्टेट में जाना है तो 4.86 EV की ऊर्जा तो उसको चाहिए ही भाई। समझ रहे हो बात को कि नहीं? और ऐसे अगर दूसरी उत्तेजित अवस्था में जाना है तो 6.6 EV चाहिए। तीसरी उत्तेजित अवस्था में जाना है तो 8.8 EV चाहिए। ठीक है, मान लो कि किसी तरह से ऊर्जा मिल गई और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को पाकर उत्तेजित हो चुका है। ठीक है, मान लो कि सबसे ऊपर पहुंच गया। उनका कहना ये है इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करेगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। जाना तो हो गया, वापस लौटने के लिए जो नियम है उसके लिए है जो उत्सर्जन संक्रमण, यानी कि एमिशन ट्रांजिशन। वो ये कहता है जब अपना इलेक्ट्रॉन वापस लौटता है तो वापस लौटते समय या तो वो सीधा आ जाएगा। जैसे देखो आप, मान लो कि हमारे ग्राउंड स्टेट से हमें 8.8 EV मिल गई और हम यहाँ पे हैं। अब कहाँ पे? चौथी वाली कक्षा में, n=4 में। लेकिन हमें लौटना है वापस, क्योंकि भाई वहाँ रुक ही नहीं सकते। कितना रुकते? केवल 10 की घात -8 सेकेंड, बहुत माइनर समय। तुरंत हमें वापस लौटना है। जब वापस लौटोगे तो एनर्जी तो फैलानी है हमें, नहीं समझे? अपनी ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के रूप में बिखराते हुए आना है हमें। लेकिन वो आना जो है वो कई तरह से हो सकता है। जैसे मान लो पहले हम इस वाले से डायरेक्ट नीचे आ जाएं अपनी पुरानी जगह, ये हो सकता। या फिर हम पहले इस वाले से इसमें आ जाएं, ये देखो यहाँ से यहाँ तक एरो है, फिर यहाँ से यहाँ तक, कुछ भी हो सकता। यानी कि हम या तो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में सीधे आ जाएं, या फिर कई जगह रुक रुक के भी आ सकते हो। समझ गए ना? उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में जाते समय, अब मान लो यार आदमी अमीर रहना चाहता है और तुम एकदम से 10 की घात -8 सेकेंड में उसको गरीब कर रहे हैं, मन नहीं लगता ना उसका भी बीच बीच में, तो कहीं रुक जाता हो, नहीं समझे? जिद पकड़ जाता, नहीं हम नहीं जा रहे, लेकिन जाना तो है ही। फिर तो क्या करेगा? पहले यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अब उसको वापस लौटना है तो पहले पहुँचेगा इधर से इधर, फिर पहुँच जाएगा इधर से इधर। ऐसे हो सकता। नहीं तो क्या करेगा? पहले इधर से इधर आ जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा, या फिर इधर से इधर आ जाएगा। कुछ भी हो सकता, सारे कॉम्बिनेशन बना दिए हमने। देखो इधर से इधर हो सकता है इधर के बाद सीधा पहुँच जाए। समझ आ रही बात? या हो सकता है इधर के बाद इधर आ जाए, फिर यहाँ से पहुँच जाए सीधा। हमने आपको बता ही दिया, इधर से इधर, फिर इधर, इधर हो सकता। या इधर से सीधा नीचे, नीचे से सीधा नीचे। तो ये हमारा है उत्सर्जन संक्रमण, जिसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट में जाने का तो एक ही रास्ता है। जब तक 4.86 नहीं मिले तो तुम यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचोगे, 6.67 नहीं मिलेगा तुम तो यहाँ नहीं पहुँचोगे, 8.8 नहीं मिलेगा तो यहाँ नहीं पहुँचोगे। लेकिन वापस आने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता कोई इलेक्ट्रॉन सीधा लौटे आए गुस्सा हो गया, चलो तुम भगा रहे, हम तो सीधे जा रहे नीचे, तो एकदम नीचे भी आ सकता। और नहीं तो कई बार एनर्जी लेवल में बीच बीच में रुक कर भी आ सकता है। समझ रहे? इसे हम कहते हैं उत्सर्जन संक्रमण। समझ में आई बात कि नहीं? एनर्जी को फैलाते हुए अपन को आना ही है। और समझ आ गई बात कि नहीं? तो वही ये डायग्राम हमें बता रहा है। ये हमारे उच्च ऊर्जा स्तर हैं, ये हमारे निम्न ऊर्जा स्तर हैं। समझ गए ना? सिंपल सी बात है। जाने का एक ही रास्ता है, आने के लिए आप या तो डायरेक्ट चले जाओ या फिर कई जगह रुक के चले जाओ। समझ गए ना? बस नेक्स्ट हेडिंग लिख लो हमारी। नेक्स्ट हेडिंग है अवशोषण संक्रमण। अभी तो अपन ने ऊपर से सीधे नीचे आ गए, लेकिन ऊपर पहुँचे कैसे? समझ गए ना? तो उसके लिए हमें एनर्जी को अवशोषित करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो उसके लिए होता है एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। तो हेडिंग लिखो अवशोषण संक्रमण। हेडिंग क्या है भाई? अवशोषण संक्रमण। अवशोषण संक्रमण लिख लिया हेडिंग? हो गया ना भाई? अवशोषण संक्रमण। तो उसमें लिखो अवशोषण संक्रमण लिखो, परमाणु पॉइंट वाइज लिख लो। पहला पॉइंट लिखो, परमाणु प्रकाश का केवल उत्सर्जन ही नहीं करते, परमाणु प्रकाश का केवल उत्सर्जन ही नहीं करते बल्कि परमाणु प्रकाश का उत्सर्जन ही नहीं करते बल्कि यदि उन्हें
बल्कि यदि उन्हें उपयुक्त का मतलब नेसेसरी जिसकी है वो मिल जाए, जिसकी ज़रूरत है वो मिल जाए। तो देखो, बल्कि हाँ, यदि उन्हें उपयुक्त लिख लोगे ना, ऊर्जा के प्रकाश फोटोन मिल जाएं, उपयुक्त ऊर्जा के फोटोन मिल जाएं, उपयुक्त ऊर्जा के प्रकाश फोटोन मिल जाएं, उपयुक्त ऊर्जा के प्रकाश फोटोन मिल जाएं, तो वे उन्हें अवशोषित भी कर लेते हैं। अवशोषित का मतलब एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि जब हायर स्टेट से लोअर में आ रहे हैं तो केवल एनर्जी को फैलाते हुए आ रहे हैं। हो सकता है उसको नीचे आने पे कहीं से एनर्जी मिल जाए तो उसको एब्जॉर्ब भी कर लेगा, वो तो जानते ही हैं अपन बात, अवशोषित भी कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लगो। देखो, श्वेत प्रकाश में सभी ऊर्जाओं के फोटोन होते हैं। श्वेत प्रकाश में सभी ऊर्जाओं के फोटोन होते हैं। श्वेत प्रकाश में सभी ऊर्जाओं के फोटोन होते हैं। अतः यदि हम किसी श्वेत प्रकाश में सभी ऊर्जाओं के फोटोन होते हैं। अतः श्वेत प्रकाश में सभी ऊर्जाओं के फोटोन होते हैं। अतः यदि हम किसी पारदर्शी पदार्थ में से श्वेत प्रकाश को गुजारें तो उस पदार्थ के परमाणु कुछ प्रकाश फोटोन फोटोनों को अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस ऊर्जा को पाकर वे निम्न ऊर्जा स्तर से किसी उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में पहुंच जाते हैं। उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में पहुंच जाते हैं। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अवशोषण संक्रमण केवल निम्न ऊर्जा स्तर से किसी एक उच्च ऊर्जा स्तर में होता है। निम्न ऊर्जा स्तर से किसी एक उच्च ऊर्जा स्तर में हो सकता है, परंतु एक उच्च ऊर्जा स्तर से किसी दूसरे उच्च ऊर्जा स्तर में किसी दूसरे उच्च ऊर्जा स्तर में नहीं हो सकता।
हो गया, बनाओ अब सूचना संक्रमण बनाओ जरा। बार बार अपन पारे के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अब अपन ऊपर जा रहे हैं अभी, है ना। बनाओ। जो निम्न ऊर्जा स्तर है, जो प्रथम या सीधा ऐसे लिख लो ना, उच्च ऊर्जा स्तर n=2, n=3, n=4, n=1। नोट करो इसको। जल्दी बनाओ, नीचे लिख भी लेना, अवशोषण संक्रमण है ये। बन गया डायग्राम। चलो समझो। देखो भैया, पहले ये होता है अवशोषण। पहले तो तुम ग्राउंड स्टेट में हो ना, एनर्जी को पाकर तुम जाओगे ऊपर, वहाँ से लौटोगे तब ये सब होता है। तो पहले चलो ऊपर पहुँचाते हैं इसको। n=1 का मतलब है निम्न ऊर्जा स्तर, सबसे निचली अवस्था में। तो हम केवल ऊर्जा का उत्सर्जन ही नहीं करते, हम एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करते हैं भाई। जब एब्जॉर्ब करोगे जब तो हाईएस्ट पे पहुँचोगे, और फिर जब लौटोगे तभी फिर एनर्जी का उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन बाद में होता, पहले तो होता अवशोषण। अवशोषण का मतलब एनर्जी को ग्रहण करना, पहले ग्रहण तो करो, हायर स्टेट में पहुँचो, फिर जब लौटोगे तब उत्सर्जन करोगे ना। हमारी बात समझ। तो उन्होंने कहा कि उत्सर्जन केवल निम्न से किसी भी एक उच्च में होगा। जैसे मान लो कि तो यहाँ पर 4.8 की गुंजाइश है, तुम यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाओ। वहाँ पर 6.7 की गुंजाइश है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ। तुम ये नहीं कर सकते कि पहले यहाँ से 4.8 में पहुँच जाओ और फिर मान लो कहीं से और एनर्जी मिलेगी तो तुम 4.8 से पहुँच जाओ 8.8। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक उच्च से दूसरे उच्च में तुम जा ही नहीं सकते हो। जाने का एक ही रास्ता है, प्लेटफॉर्म एक ही है, यही। केवल निम्न से किसी भी एक उच्च में जा सकते हो। समझ आ रही बात। चलना ग्राउंड से, ये देखो तीनों के तीनों कहाँ चले, ग्राउंड से ऊपर की तरफ। एक उच्च से दूसरे उच्च नहीं जा सकते, निम्न से किसी पे भी उच्च में भी जा सकते हो। ये अवशोषण की खासियत है। इसका उल्टा यहाँ है, यहाँ पे कहीं से भी चालू, कहीं पे भी ख़त्म। इधर से इधर ख़त्म हो सकते, इधर से इधर ख़त्म हो सकते, फिर इधर से आगे चले जाओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जाने का एक ही रास्ता है, ऊपर जाने का। नीचे आने के रास्ते कई सारे हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं। ये डिफरेंस है उत्सर्जन संक्रमण में और अवशोषण संक्रमण में। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो ये उड़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो जरा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये को बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। कौन सा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो कुछ पॉइंट लिख लो पहले। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन। हेडिंग लिख लेना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इम्पोर्टेंट है ये। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन। विधिवत अध्ययन बामर ने किया था। बामर एक साइंटिस्ट है, बामर। इंग्लिश में लिखेंगे BALMER, L साइलेंट रहेगा, ठीक है। बामर ने किया था।
चलो ठीक है, कल ही लिखते हैं इसके बारे में फिर, है ना। अभी समय उतना है नहीं, काफ़ी बड़ा है ये, तो टाइम लगेगा। इस बैच में जिनकी फ़ीस जमा नहीं हुई ना, अपनी अपनी फ़ीस जमा कर लो, समझ गए ना। अभी उस दिन जब हम थे तो उस टाइम पे भी काफ़ी लोगों की फ़ीस जमा नहीं हुई थी, और जिनकी फ़ीस का समय हो गया है, समझ गया। तो अपनी अपनी फ़ीस जमा कर लो कायदे में, ठीक है। चलो मिलते हैं, और अपनी अपनी शीट ले लेना, ठीक है। और अपने अपने जितने भी पैसे वैसे हैं वो सब जमा कर देना अपन भैया को, ठीक है। या लड़कियों में एक कर लेना बोला था हमने एक से, तो वो कर लेना, बॉयज़ में एक कर लेना, ठीक है। और कलेक्ट करके दे देना, सीट मिल जाएगी फिर। और सीट को अपने स्टार्टिंग के चैप्टर से लगाना चालू करना, डाउट लगा के रखना, नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे तो डाउट तुम्हें बताए जाएंगे फिर, ठीक है।